नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का एक और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर बना हुआ है, देखते हैं आपका कितना स्कोर इसमें रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए पहला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए बढ़िया प्रश्न को, निम्नलिखित गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली में सही सुमेलित नहीं है। यहां पर बताना यह है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। एक शब्द दे रखा है यहां पर कचार। इस कचार का मतलब क्या होता है? कीचड़ या कीचड़ो, सही है, ठीक है जी, कीचड़। उड़ियार, उड़ियार का मतलब कंदरा या फिर बोल सकते हैं गुफा, ये भी सही है। और चोली का मतलब फफूंद नहीं होता है, क्योंकि चोली का मतलब होता है चोटी। चोली का मतलब क्या हो जाएगा? चोटी, ठीक है जी। जो फफूंद होता है वो एक प्रकार का च्यों जैसे होता है, तो चोली का मतलब चोटी सही होगा। और छिड़ का मतलब जलप्रपात सही होगा। तो ये सारे के सारे जो है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सही है। लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा गलत है। तो हमें बताना था कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी यहाँ पर हमारा जो है पहले का तीसरा वाला विकल्प एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा दूसरा प्रश्न। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? यानी कुल मिलाकर के बात है कि पंक्तियां किसने लिखी है। ये प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं। कई बार आते कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। और कभी पूछता है कि ये पंक्तियां किसकी है। तो देखिए यहाँ पर अगर पंक्तियों की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा सही जो आंसर रहने वाला है वो है इनमें मीराबाई। दूसरे का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, मीराबाई। और अगर ये बोलेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, ठीक है जी। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, ठीक है जी। भगवान रूपी धन जो है मैंने प्राप्त किया है, आरोप लगा हुआ है, और जहां पर आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार है। तो दूसरे का सी, मीराबाई सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखो, जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? जगदीश शब्द में संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही होगा? जगत धन ईस, या फिर जगत धन ईस, जगत धन ईस, जगत ही। तो यहाँ पर जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ता का जो है दा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है जी। ता का दा बन जाता है, व्यंजन संधि का एक नियम है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? लगाइए, चार विकल्प है आपके सामने। डी वाला जिन्होंने किया है ये बिल्कुल सही आंसर है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? आगमी शतपथिका। उसके अलावा एक है शब्द इसमें आगत पथिका, और आगत पथिका का मतलब होता है, आगत पथिका किसे बोलते हैं? जिसका पति परदेश से लौटा हो, जिसका पति परदेश से लौटा हो। दोनों में अंतर देखिए, जिसका पति परदेश से आने वाला हो और जिसका पति परदेश से लौटा हो, मतलब आ गया हो, तो ये आगत पथिका हो जाएगा और ये आगम शतपथिका हो जाएगा। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ आपके सामने? पर्वत से पथिका। जिसका पति जो है, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, उसके लिए एक जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? पर्वत से पथिका आएगा। और एक सी वाला जो बचा हुआ है प्रेषित पथिका। और प्रेषित पथिका का मतलब होता है जिसका पति परदेश चला गया हो। तो देखिए यहाँ पे चार प्रश्न आपके एकदम ठीक हो जाएंगे, बार बार आते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, परदेश से आने वाला हो, उसके लिए तो ठीक है भाई, आगमी शतपथिका। लेकिन जिसका पति परदेश चला गया हो वो हो गया प्रेषित पथिका। और जिसका पति परदेश जाने वाला हो
वो हो गया हमारे पास पर्वत से पर्वत से पति का, और जिसका पति प्रदेश से लौटा हो वो हो गया हमारे पास आगत पति का। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न जो है आते रहते हैं पेपरों में, इनको आप नोट कर लेना। और यहाँ पर जो चौथा प्रश्न था इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला। इन चारों को आप एक जगह लिख देना, कहीं पर बहुत काम आएगा आपका। आगे बढ़े, चलो 5वां प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। 4 विकल्प है आपके सामने में, एक विज्ञा, एक अज्ञा, एक अभिज्ञा और एक अतविज्ञा। तो अनभिज्ञ शब्द का बताना है तो अनभिज्ञ हो जाएगा अभिज्ञ, या अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ, और अज्ञा का हो जाएगा क्या, विज्ञ। ठीक है जी, अज्ञा का विज्ञ हो जाएगा और अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रेमचंद की नहीं है। कौन सी कृति में से प्रेमचंद की नहीं है, बताइए फटाफट करके। रंगभूमि, क्रमभूमि, चतुरी चमार और गोदान। तो भाई रंगभूमि प्रेमचंद की है, कर्मभूमि भी है और गोदान भी है। ये चतुरी चमार नाम की जो पुस्तक है ये निराला जी की है। निराला एक छायावादी कवि है। तो छठे का हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, चतुरी चमार जिन्होंने किया है बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए 7वां प्रश्न, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। ये पंक्ति जो है कई बार पेपर में आ रखी है। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, ये पंक्ति किसकी है भाई, तुलसीदास की है कि भिखारी दास की है, केशव दास की है या मतीराम की है, किसकी है ये पंक्ति। तो यहाँ पर जिन्होंने सी वाला विकल्प टिक किया है ये बिल्कुल सही आंसर है, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, केशव दास की। आगे देखो, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, आपने हिंदी में पढ़ी होगी ये ध्वनियां, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर होगा युग्मक ध्वनि में, प्रसन्नता में, या प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या संपृक्त ध्वनि है या संयुक्त ध्वनि है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है सी वाला। जितने भी ऐसे शब्द आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रसन्नता, जैसे एक शब्द हो सकता है हमारे पास दिक्कत, दिक्कत एक शब्द ये हो सकता है दिक्कत, ठीक है जी, दिक्कत हो सकता है। और एक शब्द जो है जैसे इस टाइप का जो है जो द्वित्व वाले होते हैं, जैसे लिखा अक्षुम, अक्षुम, यहाँ तक कि जैसे दिल्ली, ये सब द्वित्व है। और द्वित्व जो ध्वनि होती है वो युग्मक ध्वनि होती है। इसकी पहचान क्या है कि एक आधा होगा और एक पूरा होगा, एक आधा है एक पूरा है, एक आधा है एक पूरा है, एक आधा है एक पूरा और एक आधा है पूरा है। समान वर्ण होगा लेकिन एक आधा होगा एक पूरा होगा, तो क्या हो जाएगा युग्मक ध्वनि। जहां पर आपको ऐसा लगे कि दो ध्वनियों के बीच में, दो व्यंजनों के बीच में एक आधा व्यंजन आ रखा है, जैसे सपोज करके कंबल, कंबल बोलेंगे, तो यहाँ पर का ध्वनि और बा ध्वनि दो अलग अलग ध्वनि है, उसके बीच में एक आधा अक्षर दिखेगा तो वहां पर संपृक्त ध्वनि होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बंदर, बंदर, तो बा और दा के बीच में आधा ना आ रखा है, यहाँ का और बा के बीच में जो है आधा मा आ रखा है, तो ये वाले जो एग्जाम्पल होंगे ये हो जाएंगे संपृक्त ध्वनि के। और एक जो बच्चा हमारे पास संयुक्त ध्वनि, इसमें क्या होगा कि ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, प्राण पा और आ इकट्ठा होगा, उसी प्रकार से घ्राण, ये घ्राण इस प्रकार से होंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर मलान एक साथ होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग, एक आधा है एक पूरा है, ये अलग अलग है, एक आधा है एक पूरा है, एक आधा है एक पूरा है, क्योंकि पा और रा से प्रा बना हुआ है, घा और रा से घा बना हुआ है, और मा और ला से मला बना हुआ है। इसमें अंतर यह है कि यहाँ दोनों समान है, का अगर का पूरा रखा तो उसी का आधा रखा है, यहाँ ना पूरा रखा तो उसी का आधा रखा है। लेकिन यहाँ अंतर ये कि अगर ला है तो ला नहीं आधा, यहाँ दूसरा है आधा। यहाँ पा है, पा यहाँ पर अगर पा है ना, यहाँ पर अगर पा है तो यहाँ पर रा पूरा है और यहाँ पर पा आधा है, ठीक है जी, क्योंकि इस प्रकार से बना हुआ ये पा प्लस रा, तो यहाँ रा पूरा है और पा आधा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपका। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो हमारा आंसर आएगा युग्मक ध्वनि। और युग्मक ध्वनि की पहचान क्या है कि एक पूरा वर्ण होगा और एक वो उसी का आधा होगा, एक पूरा वर्ण होगा उसी का आधा होगा, ठीक है। ये इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके हो गए। 8वां का सी वाला हो गया है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बताना कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से। देखिए 4 विकल्प है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो यहाँ पर सी की तरफ जो है ये बिल्कुल सही है, मृत्यु हो गई है। ये 9वां का सी यानी स्त्रीलिंग का चुनाव करना था। बाकी ये सारे के सारे जो है पुल्लिंग है। हमारा जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न, निम्न गढ़वाली कुमाऊनी उपबोलियों को सुमिलित कीजिए। अब यहाँ पर जो है गढ़वाली कुमाऊनी उपबोलियों को जो है सुमिलित करना जी यहाँ पे। तो देखो राठी चलती है कहाँ, पौड़ी में,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रच में ऐसी चलती है हमारे पास नैनीताल में, तो 4 का सी चाहिए हमें, 4 का सी ये मिल गया, और 3 का डी चाहिए हमें, 3 का डी। और भी है कहीं 3 का डी? और नहीं है कहीं, तो ये वाला ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने ए करा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? कौन सी मानक भाषा नहीं है इनमें से? देखिए, अंग्रेजी, दूसरी है हिंदी, तीसरे उर्दू और चौथी है अवधी। देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अवधी। लगाइए फटाफट करके, कौन सी मानक भाषा नहीं है ये बताना है। मानक भाषा कौन सी नहीं है? तो जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि भाई ये सारी की सारी जो है ये भाषाएं हैं, ये भाषा है, लेकिन जो ये है ये एक प्रकार की क्या है? बोली है। ये एक प्रकार क्या है? बोली है। ठीक है, जब आप भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर ये बोली है और बाकी सारी क्या है? भाषाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या 12वां प्रश्न है, तरणि के ही संग तरल तरंग में तरणि डूबी थी हमारे ताल में। तरण डूबी थी हमारे ताल में। ठीक है जी, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तरणि के ही संग तरल तरंग में तरणि डूबी थी हमारी ताल में। यहाँ पर जो है हमारी होना चाहिए था, यहाँ पे छूट गया यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारी होगा। ठीक कर दिया मैंने ये। तरणि के संग तरल तरंग में तरणि डूबी थी हमारी ताल में। तो यहाँ पर देखो ये तरणि जो शब्द आया है, ये तरणि शब्द यहाँ पर 2 बार आया है और दोनों ही बार तरणि शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। एक तरणि का मतलब नाव है और एक तरणि का मतलब जो है सूर्य है। ठीक है जी, एक तरणि का मतलब नाव से है और एक तरणि का मतलब सूर्य से है। इस प्रकार से जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए या 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन जितनी बार आए अगर उतनी बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न आते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर तरणि शब्द 2 बार आया है, दोनों ही बार इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार। ठीक है, इतना ठीक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है संपत्ति का बचा रह जाना, बी है इज्जत बच जाना, और सी है वीर गति को प्राप्त हो जाना, और डी है शत्रु से मुकाबला होना। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आपका? आंसर होगा वीर गति को प्राप्त हो जाना। यानी खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वीर गति को प्राप्त हो जाना। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? इन 4 में से एक युग्म कोई गलत है। अब भाई कौन सा युग्म गलत है इन चारों में से? अवधि, पूर्वी हिंदी। अवधि क्या है जी? पूर्वी हिंदी। याद क्या करना है? ABC। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों की तीनों जो है पूर्व हिंदी से है। ठीक है जी। इधर से ब्रजभाषा, ब्रजभाषा यानी इसका मतलब ये कौन सा युग्म गलत है? तो भाई ये तो सही है, ब्रजभाषा ये भी जो है सही है, क्योंकि खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, ये है ना 4-5 उपबोलियां हैं जो यहाँ से निकली हुई हैं। और भोजपुरी, भोजपुरी जो है, भोजपुरी जो है ये यहाँ से नहीं है, ये बिहारी से है। तो इसलिए हमारा जो है ये आंसर मतलब कौन सा युग्म गलत है? तो गलत कौन सा होगा? सी वाला। यहाँ पर हमारा आंसर सी वाला होगा जी। बाकी खड़ी बोली ये प्रश्न में सही है। ठीक है, तो 14 का जिन्होंने सी करा हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है जी? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। लगाना इनमें से कौन सा सही है? कौन सा पर्यायवाची, कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा जी? सरोज भी है, पंकज भी है और जलजात भी है। कौन सा नहीं है? तो भाई जलद नहीं है। और जलद किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। इसका होता है बादल का। तो 15 का जिन्होंने बी करा है बिल्कुल सही है। आगे देखना 16वां प्रश्न, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई मात्रा स्वर को? वर्ण, समरूप, रूप और शब्द। मात्रा स्वर को क्या बोलेंगे? 16 में से 16 का इन 4 विकल्पों में से। बढ़िया प्रश्न है, देखो आप छोटा सा प्रश्न है लेकिन गलती हो जाती है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? बी, समरूप या फिर ग्रेफीम जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनके लिए एक अलग डायरी बना दीजिए आप, बहुत काम आएंगे डायरी। आगे देखो 17वां प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमिलित है? कौन सुमिलित है? सुमिलित है बताना यहाँ पे। सुमिलित कौन सी है भाई? देखिए भाई सुमिलित कौन सी है, देखो 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 जरा। ठीक है जी, सुमिलित कौन सी है? इनमें से बताना है। गा, भाई ये अघोष है जबकि ये सघोष है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सा सा सा
है ना। सा 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 ये ऊष्म में व्यंजन है ये वाले में। प्रत्येक वर्ग का देखो आप, जैसे 3, 4 और 5 ये क्या होते हैं हमारे पास, सगोश होते हैं। सगोश, सगोश मतलब जिनमें गूंज आती है ना। और दूसरा यानी 1 और 2 जो होते हैं ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है जी। यहाँ हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी वाला। अल्प प्राण कौन से होते हैं, जिनमें श्वास कम मात्रा में लगती है। ठीक है जी। और महाप्राण कौन से होते हैं, जिनमें श्वास मात्रा ज्यादा मात्रा में लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न रहा, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है। अफसोस, अफसोस किस भाषा का शब्द है, देखिए फारसी लिखा हुआ आगे, क्या सही है, जी सही है। कैची तुर्की, ये भी सही है। गमला, ये भी सही है। लेकिन जो कारतूस है ये गलत है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी ना होकर के क्या होना था, पुर्तगाली है। कारतूस किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का। तो जिन्होंने यहाँ पर डी करा हुआ है आप बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये 18वां का जो है हमारा डी वाला आंसर सही होगा। आगे देखना 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार गढ़वाली नहीं है। इनमें से बताने गढ़वाली कौन सा नहीं है इनमें से। वीरेंद्र राजपूत गायक, सही बात है जी, ये गढ़वाली ही है वीरेंद्र राजपूत। दूसरा है वीरेंद्र डंगवाल, वीरेंद्र डंगवाल ये भी सही है, ये दोनों सही हैं। और संजय कुमला, कुमाला लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पर जो है 19वां जो प्रश्न है, संजय कुमाला ये संगीतकार है, ये भी सही है। और हीरा सिंह राणा ये हमारे जो है क्या है, कुमाऊनी है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा कि ये कुमाऊनी है जी, ये कुमाऊनी गीतकार और गायक है जी, ये कुमाऊनी गीतकार और गायक है। तो जिन्होंने डी करा हुआ यहाँ पे आप सही है जी। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हिंदी का लास्ट प्रश्न है। चलिए आगे उत्तराखंड के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21वां है, पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21वां, कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में क्या कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। यह यात्रा प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस यात्रा का आयोजन भारत विदेश मंत्रालय ITBP तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम के सहयोग से होता है, तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यह क्षेत्र चीन के कब्जे में होने वाले श्रद्धालुओं को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ पर वीज़ा की आवश्यकता होती है, तो यही इसका आपका गलत कथन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चौथा कथन जो है, इस यात्रा में एक व्यक्ति की यात्रा अवधि लगभग 40 दिन की होती है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42वां है, विवाह से पूर्व सांग जांगी और पिट्ठा संस्कार, सांग जांगी और पिट्ठा संस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है। तो ये जो विवाह से पूर्व आयोजित होने वाला संस्कार जो है, इसका संबंध जो है वो है राजी जनजाति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार के कुछ विवाह के संस्कार तत्सत और दामोला, ये आपके जो है भूटिया जनजाति से है। तत्सत और दामोला, इनका संबंध जो है भूटिया से है। और इसी प्रकार से जो है ये भूटिया की एक सगाई की रस्म होती है जिसको बोलते हैं थोची। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23वां, भारत वैज्ञानिक नीलांबर पंत के संदर्भ में क्या कथन सही नहीं है। इनका जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। 1977 में इन्हें इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र अहमदाबाद का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1990 में इन्हें अंतरिक्ष आयोग का सदस्य बनाया गया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आखिरी कथन है कि 1994 में, ये 1994 में नहीं है, ये 1984 है। 1984 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के ये पहले वैज्ञानिक थे। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके पास पूछा भी गया है। अलविदा कुमाऊं, जो कि कुमाऊं में गोरखों की वापसी को लेकर के ये पुस्तक है, इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो है LL वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्नलिखित लोकगीत और उनका संदर्भ के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना है, जिसमें पहला है होरी गीत। होली के दिन गाए जाने वाले गीत को होरी गीत कहा जाता है, जी बिल्कुल सही है ये। खुदेड़ गीत, ये मायके की याद में गाए जाने वाले गीत को खुदेड़ गीत कहा जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। चौमासा गीत, जिसमें प्रिय मिलन की आस रहती है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका विरुदावली गीत है, ये भोटिया जनजाति द्वारा नहीं गाया जाता है, ये आपके राज्य में औजी और बद्दी जाति के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा अपने यजमानों के विषय, यजमानों की बड़ाई चढ़ाई करके, ये यजमानों के संदर्भ में ये गीत गाया जाता है, तो ये जो विरुदावली गीत है, ये आपके गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के आभूषण के संदर्भ में क्या सही है, इसमें आपको दिखाना है। तो आपके पास कुछ आभूषण दिए गए हैं, जिसमें फुली, जो कि नाक का आभूषण है, ये भी आपका सही हो जाएगा। झांवर पैरों का आभूषण हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। और तगड़ी, ये आपका कमर का आभूषण है, ये भी आपका सही हो जाएगा। जबकि जो है तिलहरी जो आभूषण है, ये कान का नहीं, ये गले का आभूषण है, जो कि सोने का बना होता है। सोने से निर्मित ये आभूषण महिलाएं अपने जो है गले में इसे धारण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां, उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी योजना एससी और एसटी के लिए नहीं है, ये आपको बताना है। तो शिल्पी ग्राम योजना, ये भी आपका एससी एसटी के लिए है। जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना, ये भी आपका एससी एसटी के लिए है। उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, ये भी आपका एससी एसटी के लिए है। जबकि ये रहबर योजना जो है, ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। ठीक है? और अल्पसंख्यक समुदाय की 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को इसमें जो है रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि गुमानी पंत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इसका आंसर तो आपके पास प्रश्न में ही दिया गया है। इनका मूल नाम लोकरत्न पंत था, ये भी आपका सही कथन है। इनका जन्म 1790 में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हुआ था, ये भी आपका कथन सही है। और काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव तथा टिहरी के राजा सुदर्शन शाह के राज्याश्रित कवि थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। ये उत्तराखंड के आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि न होकर के जॉर्ज ग्रेसन इन्हें प्राचीन काल के, उत्तराखंड के प्राचीन काल के सर्वोत्कृष्ट कवि या सर्वोच्च कवि के नाम से इनको संबोधित करते हैं, कि उत्तराखंड के प्राचीन काल के सर्वोच्च कवि मानते हैं इनको जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां है। निम्न कथनों में से आपको विचार करना है और दिए गए कौन सा कथन इसमें सत्य है वो आपको बताना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान ऋषिकेश में, तो ये आपका ऋषिकेश में नहीं है। आप सभी को मालूम है कि ये आपका जो है देहरादून में है। ठीक है, अगला तो यह कथन आपको गलत हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर को भारत का पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है, तो यह आपका जो है बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां,
निम्नलिखित में से कौन से बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन हैं, ये आपके कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो इसमें रेल लाइनों के टर्मिनल आपका एक तो काठगोदाम है और दूसरा आपका कोटद्वार है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है, यह आपका सही हो जाएगा। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर, यह भी आपका सही हो जाएगा। छिबरो परियोजना टॉस नदी पर, यह भी आपका सही हो जाएगा। चिला परियोजना यह आपके रामगंगा नदी पर ना होकर के यह आपके गंगा नदी पर है। और गंगा नदी पर जो ये परियोजना है, जहाँ पर आपका जो है ऋषिकेश से सटता हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे ये परियोजना है। चिला परियोजना राजाजी नेशनल पार्क के एरिया के साइड में ये आपकी परियोजना देखने को मिलती है। तो चिला परियोजना जो है ये गंगा नदी पर इसकी स्थिति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो परियोजना है, साथ ही साथ एक चीज और आप ध्यान रखिए, पौड़ी में ये परियोजना स्थित है। डिस्ट्रिक्ट इसका जो है पौड़ी आता है और पौड़ी में 1881 में इस परियोजना की स्थापना की गई थी। 1881 में ये परियोजना बनकर तैयार बनी थी। मतलब क्वेश्चन नंबर 32वां, स्थानीय भूमि बंटवारे के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 50 सीमार भूमि, ये कौन सी भूमि होती है? तो अर्ध सिंचित भूमि, आधी सिंचाई वाली जो भूमि होती है इसे 50 सीमार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33वां, बजहर नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बजहर नामक त्योहार ये मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। इस त्योहार को ज्येष्ठ या बैसाख के महीने में इसका आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ इस त्योहार के दौरान जो है जो महिलाएं होती हैं वो अपने इस त्योहार के दिन अपने लिए आभूषणों का निर्माण करती हैं और ये सभी लोग जो है एक बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे जो है फिर जो है भोजन लेते हैं। ये इस त्योहार की विशेषता है कि इस त्योहार के दिन जो है आभूषण का निर्माण मुख्य तौर पर किया जाता है। कुंजड़ी वन आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रारंभ 1904 में हुआ था, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसका नेतृत्व अमर सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी आपका सही कथन हो जाएगा। और यह कीर्तिशाह के समय अंग्रेजों को सहायता देने के लिए बढ़ाए गए टैक्स के कारण ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यह उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इससे भी लंबे समय तक कई आंदोलन उत्तराखंड में चले हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां, कुछ आपके पास क्षेत्र दिए गए हैं और कुछ उनके खनिज भंडारण दिए गए हैं। तो डोईवाला जो क्षेत्र है ये आपके चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं आपका चंडाक जो क्षेत्र है ये मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। रंजगेवा जो क्षेत्र है ये फास्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है और थपीला क्षेत्र जो है ये आपके जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36वां। क्वेश्चन नंबर 36वां, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कथन ए तथा कारण आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए है कि उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया है, ये कथन तो आपका सही है। और हर्बल राज्य घोषित करने के पीछे कारण क्या है? कारण आर इसका दिया गया है कि यहाँ 500 से अधिक प्रकार की औषधीय पौधे आपके पाए जाते हैं, तो ये इसका कारण आर भी सही है। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ 500 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे हैं, इस कारण इसे हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37वां।
क्वेश्चन नंबर 37 में आपके पास कुछ कथन दिए गए हैं। आपके पास स्टेट में ये वन अनुसंधान संस्थान ये हरिद्वार में नहीं है, पहले ही से गलत हो जाएगा। ये आपके देहरादून में 1906 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो है पहला ही क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जीबी पंत पर्यावरणीय विकास कटारमल ये आपका सही है। उच्च पौध संस्थान श्रीनगर ये भी सही है। हाई एल्टीट्यूड रसायन विज्ञान वनस्पति विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल ये आपके तीनों सही हो जाएंगे। आपका जो गलत कथन है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38वां है, उत्तरकाशी में स्थित हरका-दून के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है, यह दून समतल घाटी उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर की दूरी पे है, सही है। इसे रवाई क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी सही है। और इससे कुछ दूर पर ही जौंधार ग्लेशियर और वारसू घाटी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। जबकि यह ट्रांस हिमालय और हिमाद्री हिमालय के मध्य है, ये गलत है। यह हिमाद्री और मध्य या लघु हिमालय के मध्य स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है इसका आपका वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39वां, आपके पास कुछ मृदाएं दी गई हैं और उसी के साथ साथ उनके कुछ जो है क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वार्टर्स मृदा ये आपकी जो है भीमताल क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ज्वालामुखी प्रकार की मृदा भी आपको देखने को मिलती है। जबकि दोमट मृदा जो है ये आपके देहरादून में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्वार्टर्स मृदा 1 और दोमट मृदा इसका हो जाएगा 4। लाल मृदा ये आपका 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये आपके घास के मैदानों में पाई जाती है। और वहीं उच्च मैदानी मृदा जो है ये पहाड़ी उच्च मैदानी मृदा जो है ये आपके जो है 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे हो जाएगी। और लाल मृदा जो है ये आपका जो है पहाड़ों की ढालों पर हो जाएगी। ठीक है, तो लाल मृदा पहाड़ों की ढालों पर इसका हो जाएगा 1, 4, 3 और उच्च मैदानी मृदा 4000 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होने वाली मृदा है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 4, 3, 2। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वार्टर्स मृदा भीमताल वाले क्षेत्र में, दोमट मृदा देहरादून वाले क्षेत्र में, लाल मृदा जो है ये आपके पहाड़ों की ढालों और पर्वतों के किनारे पाई जाती है। तो वहीं उच्च मैदानी मृदा जो है ये 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदानों में ये मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने वाला जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो ये योजना है, इस योजना में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5000 रुपये इसमें गर्भवती महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं। जबकि जिसकी बालिका जन्म लेती है, मतलब अगर कोई गर्भवती महिला किसी बालिका को जन्म देती है तो उसको 6000 रुपये की जो इसमें राशि दी जाती है। तो इस योजना के सही क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की ये जो योजना है, इस योजना को पौड़ी गढ़वाल ने राज्य में सबसे बेहतर तरीके से इसको चलाया है। 95% सक्सेस रेट इसने प्राप्त किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41, हारून नृत्य जो कि जौनसारी समाज के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है और ये नृत्य जो है ये पांडवों के जीवन पर आधारित एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में जो उत्तराखंड का जो स्थान है ये आपके 5वां स्थान पे है कि 5वें स्थान पे उत्तराखंड में इसने जीएसटी पारित किया था, 5वां नंबर पे है। और ये जीएसटी पारित हुआ था 1 जुलाई 2017 को उत्तराखंड ने, ठीक है, ये जीएसटी पारित किया था। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ उल्लेखित किया गया है? कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ उल्लेखित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार संभवम। इसमें जो है
कालिदास ने हिमालय को औषधि प्रस्थ के नाम से संबोधित किया गया। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 और कई बार ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसमें इसको जो है वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। पलेठी का सूर्य मंदिर, यहाँ पर आपके पास विकास खंड दिए गए हैं। तो ये आपके देवप्रयाग के विकास खंड में ये पलेठी का सूर्य मंदिर आपका स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47वां है, बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज बद्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48वां, निम्नलिखित विकल्पों में बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो बगड़वाल नृत्य जो है ये आपका प्रसिद्ध है नीति घाटी में। ठीक है, तो नीति घाटी में जो है ये बगड़वाल नृत्य किया जाता है। एक और जनजाति से प्रश्न है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है रौतुड़ा, जो कि घासवास लकड़ी का बना होता है। और राजी जनजाति जो है राज्य में सबसे अधिक लकड़ी से जीवन यापन करने वाली जनजाति भी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50, किस प्राकृतिक हादसे में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी? तो ये प्रतिमा बेदी जो है ये मृत्यु हुई थी मालपा भूस्खलन में। सबसे ज़्यादा भूस्खलन में सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है ये। और ये मालपा भूस्खलन जो है 17-18 अगस्त 1998, अगस्त 17-18 1998 में ये मालपा भूस्खलन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 51वां, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 52वां, पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है ना? तो आपको मालूम ही है जो कर्णप्रयाग है ये 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। एक आपकी जो है पिंडर नदी आती है एक तरफ से, और जो आपकी मुख्य नदी है अलकनंदा, है ना, अलकनंदा। और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है आपका कौन सा? कर्णप्रयाग। ठीक है, तो इस पिंडारिक तीर्थ जो है ये कर्णप्रयाग को कहा जाता है। बाकी आपको मालूम है कि कर्णप्रयाग कर्ण की तपस्थली था। यहीं पे भगवान सूर्य देव ने जो है कर्ण को कवच और कुंडल भी प्रदान किए थे। क्वेश्चन नंबर 53वां, बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सौर को कहा है। तो सौर को इन्होंने जो है वाल्दियों का देश के नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54वां, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मायाराम नियाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 55वां, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। IIT रुड़की के द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप का संबंध है। तो ये भूकंप के अध्ययन के लिए इस ऐप को बनाया गया है, जो कि 10 या 30 सेकंड के पहले आपको जो है भूकंप से संबंधित गतिविधियां आपको अलार्म आपका फ़ोन अलार्म बजाना लगेगा। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है आप सभी को मालूम है कि इसका जो संबंध है वो कराचल देव से है। और कराचल देव से का जो ये अभिलेख है ये आपके 1223 ईस्वी का है। तो 1223 ईस्वी का हो सकता है कि आने वाले समय में इसका ईयर पूछ लें, क्योंकि ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, लास्ट 10-12 क्वेश्चन। अल्मोड़ा का पौराणिक नाम रामशिला किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये आपके मानस खंड में कहा गया है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में पौराणिक नाम रामशिला अल्मोड़ा का कहा गया है मानस खंड में। 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ नामक साप्ताहिक का प्रकाशन
शुरू किसने किया था? तो इसका आंसर जो है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ललिता प्रसाद नैथानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले पहली बार एक नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया आपके, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरसिल में। और क्वेश्चन नंबर 60वां और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है आज का, भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? उस टाइम पे जो है कुमाऊं के कमिश्नर थे डब्ल्यू फिनले। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन हो गए। आगे आपके जीएस के क्वेश्चन। धन्यवाद। जीएस वाला और रीजनिंग वाला हिस्सा है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, डायमंड रिंग से तात्पर्य है चंद्रग्रहण में चंद्रमा में ग्रहण के समय विशेष आकृति, सूर्य से निकलने वाली तीव्र प्रकाश की किरण, हीरों के उत्पादन का केंद्र, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा के चतुर्दिक दिखने वाला प्रकाश। सीधी सा मतलब है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है आपके पास है तो क्या होगा कि चंद्रमा इसके हिस्से को घेर लेती है। इसके घेरने के बाद सूर्य का जो बाहरी हिस्सा होता है जिसे प्रकाश मंडल कहता है वही चमकता हुआ दिखता है, वही आभा मंडल दिखता है जो एक डायमंड रिंग के जैसे दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है आपके पास से? सूर्य ग्रहण के पूर्व या सूर्य ग्रहण के पश्चात चंद्रमा के चारों ओर दिखेगी आपके पास। चंद्रमा के चारों ओर प्रकाश दिखता है वो सूर्य का है, चंद्रमा का नहीं, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश से नहीं होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका क्या? डी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है, किस रूप में निकलती है आपके पास है? प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में, फोटोन बंडलों के रूप में, आवेशित कणों के रूप में। सामान्य तौर पर जो कह रहा है कि सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा, जो बाहरी सतह है उससे जो ऊर्जा निकलेगी होते तो उसमें क्या है, बंडल होते हैं, फोटोन के बंडल होते हैं। अब ये जो फोटोन के बंडल है ये वास्तविक रूप से काय के बने होते हैं? प्रकाश विद्युत तरंगों के। तो जो बाह्य सतह से प्रकाश निकलेगा वो हमेशा किसके होते हैं? प्रकाश विद्युत तरंगों के ही होते हैं। बंडल के रूप में फोटोन के बंडल बने होते हैं। मतलब यूं कह सकते हैं जैसे कि गढ़वाल में आपके पास दीपावली के अवसर में बहला होता है ना, उसमें जो बहला होता है आग का गुच्छा होता है ना, वो जैसा बंडल बना होता है, तो वो आग का बंडल है आपके पास है। वैसे ही आपके पास सूर्य की किरणें जो निकलती है, ऊर्जा निकलती है, वो फोटोन बंडलों के रूप में निकलती है, जिसमें कौन सी किरण होती है आपके पास? प्रकाश विद्युत तरंगे होती है। आंसर हो जाएगा जी आपके पास क्या? बी वाला। सी वाला अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी पर ऋतुएं नहीं होंगी, उत्तरी ध्रुव के दाएं गोलार्ध, थोड़ा ऑप्शन अजीब सा हो गया, वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे, पृथ्वी बुध की भांति एक उत्प्रेषण ग्रह बन जाएगा। सीधी सी बात है कि घूर्णन गति जो होती है आपके पास, घूर्णन का मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, अक्षीय गति भी कहते हैं इसको। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो दिन रात क्या हो जाएगा? होना संभव नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं एक हिस्से पर हमेशा दिन ही दिखेगा और एक हिस्से पर हमेशा क्या दिखने वाला? रात। जबकि जो कक्षीय गति होती है उसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। तो अगर वो क्या कर दे, अपने घूर्णन गति बंद कर दे पृथ्वी, तो क्या होने वाले? वर्तमान में जो दिन रात हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? डोलड्रम का मतलब क्या हुआ? डोलड्रम का सामान्य अर्थ होता है कि आपके पास शांत एरिया, शांत एरिया, यानी कि जो ये ग्लोब होता है, इस ग्लोब पर आपके पास 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में, नॉर्थ का, और 5 डिग्री किसका? साउथ का आपके पास। इसमें हिस्से में क्या होती है? सूर्य की किरणें साल भर में सीधी पड़ती है, और सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेगी तो वायु गर्म होती है, और वायु गर्म होने के कारण यह क्षैतिज न चल करके ऊर्ध्वाधर चलती है। जब ऊर्ध्वाधर चलेगी तो हवाओं में कभी भी आवाज नहीं आएगा, इसे डोलड्रम या शांत पेटी भी कहा जाता है। तो डोलड्रम और शांत पेटी आपको समझ में आनी चाहिए कि वो कौन सी होती है। ठीक, अगला अगला क्या पूछ रहे हो आपसे? हिमालय पार से निकली नदियां है, मतलब एक तो हमारे पास से क्या है जी? हिमालय वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा जी हमारे पास? हिमालय वाला हिस्सा है
तो ये जो हिमालय वाला हिस्सा है इसके पार से, इसके पार का मतलब है जो हिमालय से नहीं निकलता। तो आपको ध्यान रखना है, एक है यहाँ पे अगर आप देखोगे तिब्बत वाले हिस्से में, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ग्लेशियर और झीलें दिखेगी आपके पास, जहाँ से सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी आपके पास बोखर्जो ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी आपके पास जो कौन सा ताल है, मानसरोवर झील है, उससे निकलती है, और जो सतलुज नदी है वो राकस ताल से निकलती है आपके पास। ये सारे तीनों एक ही जगह पर, लगभग एक जगह पर देखने को मिलेंगे आपके पास, और यहाँ पे बोखर्जो ग्लेशियर है। यहीं से आपके पास कौन निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी निकलती है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास भी जो हिमालय के पार से निकलती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थान हैं जिनको आपको मैच करना है। तो हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, बिल्कुल ठीक बात है। लोथल की आपकी खोज SR राव ने किया, रविंद्र सिंह राव ने किया था आपके पास, ये भी ठीक है। जो सुरकोदड़ा लिखा हुआ है, सुरकोदड़ा होता है कहीं शुद्ध कोदड़ा लिखा जाता है आपके पास से, तो ये आपके पास JP जोशी ने ढूंढा, ये भी ठीक है। धोलावीरा DK थापर ने नहीं ढूंढा है, बल्कि किसने ढूंढा है, JP जोशी ने ही ढूंढा है। ठीक है ना, जगतपति जोशी हुआ करते थे, उन्होंने धोलावीरा ढूंढा है। शुद्ध कांड के दौर एक शब्दावली हो सकती है आपके पास ये, तो ये आपके पास JP जोशी ने ढूंढी है, धोलावीरा JP जोशी ने, तो BK थापर इसका आंसर नहीं होगा। अगला है आपके पास बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को, उनसे संबंध कर 4 स्थानों को नीचे दिया गया है, उनको सुमेलित करना है आपके पास कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो आप जानते हैं भगवान जो बुद्ध हुआ करते थे, बुद्ध का जो जन्म हुआ करता था वो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में आपके पास हुई। प्रथम प्रवचन उसने सारनाथ में दिया, और इनका निधन कहाँ हुआ जी, कुशीनगर में आपके पास हुआ। तो इसका हो जाएगा सी वाला आंसर, कि पहले का क्या है, तीसरा है, दूसरे का क्या है जी आपके पास दूसरा है, और तीसरे का आपके पास क्या है, पहला, और चौथा का आपके पास से चौथा है। तो इसका ये सी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था आपके पास, उसने बनवाया था, जो आपके पास राजस्थान में है, जयपुर वाले हिस्से में आपके पास है। माना जाता है कि जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बना था वहां पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसे तोड़कर उसने क्या बनाए थे, एक मस्जिद बनाई थी। कहाँ जी, ये राजस्थान में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था आपके पास है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1886, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम 1919। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके पास है। तो ये 1911 में गाया गया था आपके पास है, जब कोलकाता अधिवेशन हो रहा था, और कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ करता था ये। उस अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया, और आप जानते हैं 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जॉर्ज पंचम की स्वागत के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। दिल्ली जो आपके पास इंडिया गेट बना हुआ है, उन्हीं के स्वागत के लिए दिल्ली में 1911 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी कांड 1924। तो आप ठीक तरीके से जानते हैं जो काकोरी कांड था ये 1925 में हुआ था आपके पास। कब हुआ था जी, 1925 में हुआ था। बाकी सारे ये सुमेलित हैं, काकोरी कांड इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक। अगला, कौन कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान, अच्छा वह कौन तिथि थी जब आपके पास मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। तो बहुत फेमस डेट है आपके पास है, 23 मार्च 1943 को। उससे पहले 1940 में जिनका लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहां पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और पाक शब्द अली चौधरी नामक व्यक्ति ने दिया था। ठीक है ना, तो आपको ये भी ठीक तरीके से ध्यान रखना है कि किसने क्या स्टेटमेंट दे रखा है आपके पास। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। तो इस समय का जो ये अधिनियम आया था, इसका जो
आपके पास अधिकार दिया गया था अवशिष्ट शक्तियों का, वो गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान में पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं? पांडुलिखन समिति का मतलब प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को क्या कहते हैं? पांडुलिखन समिति कहते हैं। और प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के 7 मेंबर हुआ करते थे। अध्यक्ष आप जानते हैं ठीक तरीके से भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे, किसकी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो कह रहे हैं कि कौन सदस्य नहीं थे, तो मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे, के.एम. मुंशी सदस्य थे, ए.के. अय्यर इसके सदस्य, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं हुआ करते थे आपके पास। ठीक है ना। 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी आपके पास कौन? प्रारूप समिति, जिसने संविधान का प्रारूप देखा था या आपके पास उसका सर्वेक्षण किया था। जबकि भारत का प्रारूप किसने बनाया था? एम.एन. रॉय ने बनाया था। और एम.एन. रॉय भारतीय संविधान के सदस्य नहीं हुआ करते थे। सूची को सूची भी सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है जी आपके पास? ये कह रहा है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? आप ठीक तरीके से जानते हैं मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है। आपात उपबंध जो हमारे पास वो जर्मन से लिया गया है, और नीति सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं पहले का दूसरा आपके पास होना चाहिए, और आपके पास बी का आंसर क्या होना चाहिए जी? पहला। तो बी का पहला, ए का दूसरा और बी का पहला, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो गया? ठीक हो जाएगा। ठीक, अगला ये पूछा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये बहुत फेमस व्यक्ति था, इसकी मृत्यु भारत में हुई और गाजीपुर है कहाँ? यूपी के गाजीपुर में इसकी कब्र स्थित है। ठीक, अगला, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह संबंध राष्ट्रपति के संबंध में कहा जाता है। किसके संबंध में? राष्ट्रपति। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि संज्ञा शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वास्तविक शक्तियां हमेशा प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेतृत्व करता है, जबकि प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए होगा? राष्ट्रपति के लिए होगा। ठीक, अगला, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, ऐसा उपबंध कहाँ है? सीधी सी बात है, जब यदि आपके पास कौन राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो आपके पास क्या हो सकता है? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया जाएगा? संसद को दे दिया जाएगा। ठीक, अगला, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। कहाँ कहाँ स्थान आरक्षित है? अभी तो नया आरक्षण पद्धति आ गई है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से पंचायती राज में ऑलरेडी है। अब तो कहाँ कहाँ भी हो गई है? राज्य विधानसभाओं में भी हो गई है और लोकसभा में भी हो गई है, यानी कि संसद के हिस्से में भी हो गई और विधानसभाओं में हो गई। लेकिन इसके हिसाब से आंसर अभी क्या लिखेंगे? अब पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक, अगला, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? शिल्पकार किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो प्रथम समिति थी आपके पास है किस पे? पंचायती राज से संबंधित। उन्हीं को आपके पास क्या माना जाता है जी? आपके पास वास्तुकार माना जाता है। किसका? पंचायती राज संस्था का। अगला, संविधान का 98वां संशोधन ये 2003 में आपके पास हुआ था, कैसे संबंधित हुआ करता था? तो इसका सीधा सा था कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन करने के लिए इसका क्या किया गया था? आपके पास इस आयोग का गठन किया गया था। कब? 2003 में 98वां संविधान संशोधन। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई? तो एनडीसी की स्थापना बहुत बार डेट पूछी जाती है आपके पास, 6 अगस्त 1952 को हुई थी आपके पास। अब एनडीसी समाप्त हो गई क्योंकि नीति आयोग आ गए, तो नीति आयोग आने के कारण योजना आयोग और एनडीसी दोनों क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई। लेकिन बनी कब थी? 6 अगस्त 1952 को बनी थी। अगला, योजना अवकाश अवधि का संबंध है, मतलब वह वर्ष जब सरकार ने क्या नहीं बना पाई थी? पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बना पाई थी, तो वह था आपके पास 1966 से 1969। कारण 1962 में हमने चाइना अटैक देखा, 1965 में हमने पाकिस्तान का आक्रमण देखा, जिसके कारण से हमारे खजाने में ये राजस्व आय जो था, राजकोष था, वो लगभग समाप्त हो चुका था, जिसके कारण योजनाओं के लिए पैसा नहीं बच पाया। और उसे हम क्या नाम देते हैं जी? योजना अवकाश का नाम देते हैं, जो 1966 से लेकर 1969 के मध्य चला था। ठीक, अगला,
नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति ने कहा था कि भारत में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए इनका संबंध कैसे था जी? लघु उद्योग से हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये सिंदरी क्षेत्र पड़ता है झारखंड में। कहाँ पड़ता है जी? आपके पास झारखंड में पड़ता है। वहां पहला आपके पास क्या लगाया गया था? भारत का उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक, अगला, नरसिम्हन समिति का संबंध था। तो नरसिम्हन समिति बड़े फेमस थी, 1991 में आई थी आपके पास है, जिसका सीधा संबंध हुआ करते थे बैंकिंग संरचना सुधारों से। किसे हुआ करता है? बैंकिंग संरचना से। बैंकिंग के संरचना में कैसे सुधार लाया जाए, आम व्यक्ति कैसे बैंक से जल्दी जुड़े, इस संबंध में उन्होंने अपनी क्या दी थी जी? अपनी रिपोर्ट दी थी। स्मार्ट मनी का संबंध है। सामान्य तौर पर स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है, जो आपकी जेब में भी होता है आपके पास है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? स्मार्ट मनी कहा जाता है। आयात निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, सीमा शुल्क। सीमा जो आयात होगा और निर्यात होगा वो सीमा से ही होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? सीमा शुल्क नाम देते हैं। ठीक, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच के समयावधि कितनी होती है? तो जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी होती है उसके 60 मिनट यानी कि 1 घंटा कह सकते हैं इसको आप। 60 मिनट या 1 घंटा कुछ भी आंसर दे सकते हैं उसको। तो सामान्य तौर पर 60 मिनट या 1 घंटे की अवधि होती है। ऐशबाग स्टेडियम आप किस शहर में स्थित है? तो ये आपके पास ध्यान रखना है, एमपी के भोपाल में आपके पास कौन सा स्टेडियम स्थित है जी? ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। अगला, सूची बी से मिलाइए। ये आपके पास कुछ फेमस युद्ध हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं आपके पास है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपके पास कब? 1757 में। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ट्रायन का युद्ध आपके पास 1911 में हुआ था। तो सीधी सी बात है, पहले का चौथा, एक ही ऑप्शन था पहले का चौथा, तो ये सी वाला आंसर बन जाए। अब आपके पास है ये रीजनिंग का हिस्सा शुरू हो जाता है आपके पास। इसमें लिखा गया कि 32 से 35 नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या दिया गया है जरा देखेंगे आप लोग कि एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। दोनों ओर जिनका आयाम 4/2 है सेंटीमीटर नीले रंग से रंगे गए हैं। दोनों ओर जिनका आयाम 6/2 है काले रंग से रंगे गए हैं। दोनों ओर जिनका आयाम 6/4 है लाल रंग से रंगे गए हैं। इस ब्लॉक को इस प्रकार से काटा जाए कि 1-1 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में परिवर्तित हो गए हैं। तो अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या होने वाले हैं। अब इस घन को बनाएंगे जरा। तो घन को बनाने का तरीका आप देख लो कि एक ऐसा आप आकृति बना सकते हो आराम से। ठीक है ना, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई आपके पास है। 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में काटना है। तो 6 भुजा को अगर काटेंगे तो 5 बार काटना पड़ेगा आपके पास। 4 सेंटीमीटर वाला है तो 3 बार काटना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, और ये नीचे भी जाएगा और 2 सेंटीमीटर तो बीचों बीच कटेगा आपके पास। अब ये कट करके क्या आ जाएगा जी? आपके पास घनाभ बन जाएगा, छोटे छोटे घन के पीस आ जाएंगे। अब ध्यान रखना कि ये ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 रंग रंगे हुए होंगे एवं 3 सतह बेरंगी होगी। तो जो ये कोनर वाले घन होते हैं ना, ये वाले घन, इनकी 3 सतह हमेशा दिखाई देती है और इनकी संख्या हमेशा 8 निकलती है। हमेशा कितनी निकलती है जी? 8। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक, अगला कह रहा है कि कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास है? तो कुल घनों की संख्या उसको अगर देखेंगे तो आपके पास एक सतह पर बनता है 24 और 24 उसके नीचे बन रहे थे 48। मैं फिर से काउंट करवा देता हूं आपको ताकि आपको वो ठीक तरह से समझ में आ जाए कि 48 कैसे।
नहीं, ये काटा गलत काट दिया गया। मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि 6 सेंटीमीटर लंबा है ना, तो लंबा है तो इसको ऐसे में काटेंगे। चार है तो 3 बार काटेंगे इसको। देखो इस तरह की कटेगा। अब इसकी घन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24। तो 24 ऊपर और 24 नीचे कितने हो जाएंगे? 48 घन हो जाएंगे। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी? तो सामान्य तौर पर होता क्या है कि हमने देखा कि प्रत्येक सतह में कितने बन रहे थे? 24 बन रहे थे, ठीक है ना। यानी कि ऐसे में 6 घन हो रहे थे, 6 में से 2 उधर के निकाल ले दिया, 2 इधर के निकाल दे तो बीच में बचते हैं 4। तो 4 4 8 8 दूना 16। तो कुल मिलाकर के इस पे आपके पास 16 ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतह क्या होगी? रंगी गई होगी। अगला, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी भुजा रंगीन नहीं होगी? तो इसमें एक भी ऐसा घन नहीं होगा जिसकी किसी सतह पर रंग नहीं लगा होगा, तो आंसर हो जाएगा 0। ये कह रहा है कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन होगा? तो बायां शुरू होता है ए से, ए है, बी है, सी डी ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। ये कह रहा है बाएं से सातवां, बाएं से सातवां होता है जे के बाएं छठा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। शब्द आपके पास इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिसमें उतने युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्ड? मतलब जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, हम कहेंगे ए और सी के मध्य कितने अक्षर हैं? 1। सी और डी के मध्य कितने हैं जी? सी और ई के मध्य 1, या ए और ई के मध्य कितने हैं? 3। तो वैसे ही हमको यहाँ ढूंढने हैं। तो अब करते क्या है, कैसे काउंट करते हैं? इसको सीधा करना है। ये एम है, एम के बाद क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो एक तो ये मिल गया आपके पास टी। उनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्ण मालूम होता है। टी यू भी डब्ल्यू, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर आपके पास टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, फिर आपके पास क्या? एच आई जे के एल एम एन ओ, फिर ई एफ जी एच आई, ये बना जी आई जे की, फिर एम एन ओ पी क्यू आर, फिर ए बी सी डी ई, फिर आपके पास टी यू भी डब्ल्यू, फिर आई जे के एल, फिर सी डी। नहीं, अब इसको फिर से वापस रिपीट गिनेंगे। सी के एस के बाद, एस के बाद क्या होता है जी? आपके पास एस के बाद क्या आता है? तो टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, नहीं। फिर सी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं। फिर आपके पास टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर नहीं। एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं। ई एफ जी एच आई, नहीं। एच आई जे के, नहीं। तो कितने बन रहे हैं? केवल 2 ही ग्रुप बन रहे हैं। अगला, यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के अनुसार लगाया जाए तो सबसे अंत में कौन सा आएगा? मतलब डिक्शनरी के अनुसार देखा जाए तो इन सब में देखना है आपके पास सी डी, आपके पास क्या है जी? आई एस डी टी आई एस डी टी आई एस डी टी, आपके पास सब में है आपके पास। तो इसका मतलब इनका क्रम तो ठीक हो जाएगा पहले से। फिर कौन आएगा? तो अल्फाबेट में पहले ए आता है, ए के बाद क्या आता है? फिर आई आता है, तो पहले ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पर ये आ जाएगा। फिर आई के बाद क्या आता है जी? आपके पास ओ आता है, तो तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। ओ के बाद आपके पास चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? आपके पास यहाँ था यहाँ आपके पास आर, ये आ जाएगा चौथे नंबर पर।
और अंत में कौन आ जाएगा कि जी पांचवा आ जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है, डिस्टर्ब आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चला। कितना गया, पश्चिम, दक्षिण की ओर कितना गया, 25 किलोमीटर गया। और बस स्टैंड पहुंचा, फिर वहां बाईं ओर मुड़ा। किस ओर मुड़ा जी, बाईं ओर। इसका बायां इधर होने वाला है और ये 15 किलोमीटर जाता है। फिर क्या कह रहा है आपके पास है, फिर वहां बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर जाता है। तो बायां इधर गया तो इसका बायां ऊपर होने वाला है, वो कितना जाता है जी, 25 किलोमीटर जाता है। वो कह रहा है कि मूल स्थान ये है, अंतिम स्थान इसके बीच में दूरी वही होगी जो यहाँ है, यानी कि कितना, 15 किमी की। कितनी की जी, 15 किमी की। ठीक, अगला, अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी के मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। इस बात को ऐसा समझो जा, 6 और 7 की मध्य, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जब आपके पास हम कहेंगे कि 6 और 7 के मध्य समय घड़ी के मिनट की सुई की कितने आगे आपके पास होगी, तो अगर हम इसको क्या निकालेंगे, 6:36 निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, 6:36 निकालेंगे। तो देखो 6:36 का मतलब है कि घंटे की सुई आपके पास क्या है जी, 6 से थोड़ा सा आगे होगी और मिनट की सुई आपके पास 36 पर। ये तो 35 होता है, यहाँ पे 36 आपके पास हो, यहाँ पे 36 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो सीधे से मतलब है कि मिनट की सुई तो यहाँ चली गई। अगर हम घंटे की सुई की बात करेंगे तो घंटे की सुई 36 मिनट में 18 डिग्री कोण बना लेगी। कितने डिग्री कोण बना लेगी, 18 डिग्री का, ठीक है। और हम जानते हैं दो अंकों के मध्य 30 डिग्री का होता है, यानी कि वो 18 बना लेगी तो 12 बच जाएगी। कितना बच जाएगा जी, 12। तो 12 बनने का मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। तो 2 मिनट में कितने का बनेगा जी, आपके पास 3 डिग्री का बनेगा। तो अब आपके पास घंटे की सुई जो आपके पास होने वाली है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो 3 मिनट आगे हो जाएगी आपके पास 1, 2 और 3। तो आपके पास 3, आपके पास क्या हो जाएगा जी, 6:36 पर ऐसा होने वाला है। ठीक, अगला, 25 पर्यटकों समूह में से 10 गुजराती बोलते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती तथा मराठी दोनों बोल सकते हैं। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो ना तो गुजराती बोलते हैं ना मराठी। अब समझने वाली बात क्या थी कि 10 तो क्या बोलते हैं, गुजराती और 12 क्या बोलते हैं आपके पास, मराठी। और इन्हीं 10 और 12 में से 5 लोग क्या हैं जो आपके पास गुजराती बोलते हैं, ये अलग से नहीं है। तो 10 प्लस कितना जोड़ेंगे आप लोग, 12। 10 और 12 कितना हो गया, 22। तो 22 तो आपके पास उनमें से एक गुजराती और मराठी, और इन्हीं 22 में से 5 क्या है, गुजराती और मराठी। मतलब इन 22 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, 17 बचने वाला। अर्थात 17 व्यक्ति आपके पास क्या है, या तो गुजराती या मराठी या दोनों में से कोई एक ना एक बोलता है। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी। तो सीधी सी बात है, 25 में से कितना घटा देंगे, 17, बचेगा कितना, 8। तो 8 ऐसे लोग होंगे जो गुजराती और मराठी नहीं बोलते। थैंक यू।